हेलो एवरीवन। कंप्यूटर का तीसरा लेक्चर जो कि हॉस्टल वार्डन हमारी जो सीरीज चल रही है उसके लिए इसके पहले जो है 2 से 3 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। तो कंप्यूटर लेक्चर का जो तीसरा लेक्चर है, तीसरा चैप्टर है, इसको हम लेकर आ रहे हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस किए जाएंगे। हॉस्टल वार्डन के लिए हमने जो इसके पहले कुछ वीडियो डाले हैं जो कि संबंधित हैं आपके शिक्षा और आपका बाल विकास से रिलेटेड वाले टॉपिक। इसके अलावा जो है मैं बताना चाहूँगा कि खास हॉस्टल वार्डन के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है हमारे ऐप में, और इसके अलावा विशेष जो ऑफर अभी भी जारी है, अच्छा रिस्पांस मिलने की वजह से तो अभी भी जारी है। हमारे एप्लीकेशन में लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां जाकर हमारा ऐप आप डाउनलोड कर लेंगे और उससे आपको जो है अभी जो ऑफर चल रहा है इससे पीएससी और व्यापम के जितने भी कोर्स अभी हमारे एप्लीकेशन में हैं ये सारे आपको मात्र 1000 रुपये में मिल जाएंगे, चाहे पीएससी प्री हो, व्यापम हो। रोज शाम को लाइव क्लासेस चल रही हैं और इसके अलावा जो है रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल रहेंगे। तो आप भी आज ही जो है पहले डाउनलोड करिए और सब्सक्रिप्शन लीजिए हमारे एप्लीकेशन का। बहुत अच्छा ऑफर है, आपकी तैयारी अच्छे दामों में अच्छे से हो सकती है। तो बहरहाल हम आते हैं वापस से हमारे लेक्चर में। कंप्यूटर का जो हम तीसरा लेक्चर लेकर आए हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और ये जो है सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। हमने प्लान किया है कि कंप्यूटर के सारे लेक्चर जो है लगभग हम जो है अपने YouTube चैनल में डाल देंगे, तो इसे आप देख सकते हैं। हमने जो 2 लेक्चर देखे उसके बाद ये तीसरा लेक्चर है जो बात कर रहा है वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, या फिर कंप्यूटर की जो कार्य विधि है उसके बारे में, किस तरीके से कार्य होता है। तो कंप्यूटर के रिस्पेक्ट में आप सब जानते हैं कि कंप्यूटर 2 चीज़ों से बनता है, एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। आप सभी जो भी चीज़ आप देख रहे हैं, सपोज मोबाइल भी देख रहे हैं, तो जो चीज़ भौतिक आपको दिखाई दे रही है वो क्या है? हार्डवेयर है। और हार्डवेयर को आपसे इंटरेक्ट जो कराता है वही क्या है? सॉफ्टवेयर है। तो 2 भाग होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। उदाहरण के लिए इसमें बता दिया गया है मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड एक्सेट्रा, है ना। यहाँ पर क्या है? ये प्रोग्राम एप्लीकेशन, जैसे आपके मोबाइल में भी आप देखेंगे तो विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन हो जाएंगे, वैसे कंप्यूटर में भी अगर जाएंगे तो विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन और प्रोग्राम मिल जाते हैं। ये सब क्या कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक, इसके बाद आगे हम देखें इसी में, तो इसी का आगे अगर देखें तो कंप्यूटर की पूरी वर्किंग जो है 5 बिंदुओं पर है। कार्य प्रणाली या वर्किंग जो है 5 बिंदुओं पर निर्भर करती है। पहला चीज तो भाई इनपुट होगा। आप जब तक के कोई इनपुट नहीं देंगे तब तक के कोई एक्शन नहीं होगा। तो इनपुट के लिए आपको पता है कि कीबोर्ड, माउस, बहुत सारे जो है उसके टूल्स होते हैं। अब ये जो आप इनपुट दोगे, इसके अलावा ये सब चीज कहीं ना कहीं स्टोर भी होगी, ये कहीं ना कहीं भंडार भी होगी। तो इनपुट, भंडारण, प्रोसेसिंग, उसको जो है प्रोसेस करना, जो भी आपने इनपुट दिया और जो आपको उसका रिजल्ट चाहिए उसको प्रोसेस किया जाएगा। तो तीसरा चरण है प्रोसेस। और आउटपुट, बाद में जो है आपको जो भी चीज आएगी वो आपको दर्शाई जाएगी, वो है आउटपुट। और इन सब पर नियंत्रण या कंट्रोल। तो ये 5 चीजों पर जो है पूरी तरह निर्भर होती है वर्किंग किसकी? कंप्यूटर की। इसे ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं इसी में अगला क्या है, तो बोल रहा है मशीन साइकिल के बारे में। अब ये मशीन साइकिल क्या होती है और इसमें 4 चरण होते हैं। तो भाई छोटे छोटे कुछ निर्देश को जो है संपन्न करने के लिए कंप्यूटर इन्हें एक प्रोसेस से गुजारता है जिसे मशीन साइकिल कहते हैं। तो जो भी निर्देश होते हैं कंप्यूटर में, आपको कुछ भी चीज अगर आपको जो है चाहिए कंप्यूटर के द्वारा आप प्रोसेस कर रहे हैं, तो उसमें जो है छोटे छोटे निर्देश रहेंगे और उसको जो है एक प्रोसेस से गुजारता है, जिसे क्या कहा जाता है? मशीन साइकिल। तो मशीन साइकिल के 4 चरण होते हैं। तो भाई कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन या कुछ ना कुछ निर्देश पहले से रहेंगे तो उसको फैच करेगा। फिर बाद में जो है कि क्या करेगा? डिकोड करेगा, जो भी निर्देश हैं उनको डिकोड करेगा, जो भी चीज उसको एग्जीक्यूट करेगा, और बाद में उसे भंडार कर देगा, सेव कर देगा, स्टोर कर देगा। तो ये 4 चरण में होता है, याद रखेंगे क्रम में: फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट और स्टोर। ठीक, आगे देखते हैं इसी में हार्डवेयर क्या होगा। अब भाई जैसे आपका जो भी आप कंप्यूटर देखते हैं इस तरीके का मॉनिटर होता है। कल से लेक्चर में जो है थोड़ा सा इंटरेक्टिव और बना दिया जाएगा, कुछ हम जो है इसमें एनिमेशन भी डाल देंगे। इस तरीके का आपका डब्बा रहता है ना। यहाँ से ऐसा कुछ आपका माउस निकल कर आता है। तो ये जो है आपका हार्डवेयर है, सारी चीज जो दिखाई दे रही है। तो हार्डवेयर में यहाँ जैसे आपका जो है इस तरीके से कीबोर्ड रहेगा, है ना। तो ये कीबोर्ड जो है ये इनपुट डिवाइस हो गया, है ना। आपका माउस भी इनपुट डिवाइस।
अब ये भंडारण यूनिट होगी, जो कि यहाँ आपके सीपीयू में एक जो है यहाँ पर मदरबोर्ड में रैम भी रहता है और आपका जो है अलग से एक हार्ड डिस्क भी रहती है, तो हम देखेंगे इनके बारे में भी। इसके अलावा जो है सिस्टम यूनिट होती है, तो ये सिस्टम यूनिट जो होगी पूरी की पूरी, इसमें एक मदरबोर्ड होता है जिसको मदर यूनिट भी कहा जा रहा है, एक सीपीयू होगा और एक प्राइमरी मेमोरी होगी। तो एक तो इनपुट हो गया, दूसरा स्टोरेज हो गया, तीसरा क्या हो गया, सिस्टम यूनिट हो गया, और चौथा आउटपुट हो गया। तो ये चार जो है हार्डवेयर कंपोनेंट है किसके, आपके कंप्यूटर के। ध्यान रखेंगे, इनपुट आप दोगे, भंडारण जो आपका सेव होगा अलग अलग प्रकार की मेमोरी में, जो हम देखेंगे अभी, सिस्टम यूनिट होगा, है ना। उसके बाद क्या आएगा आपका मदर यूनिट, सिस्टम यूनिट के अंतर्गत सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये यूनाइट हो गया, ये यूनिट है, और प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी, और ये दिखाएगा फिर क्या आपको आउटपुट में नजर आएगा। तो आपका मॉनिटर जैसे आउटपुट है, आउटपुट में ये नजर आएगा। ठीक, आगे देखते हैं किस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है। तो हमने कोई डेटा या निर्देश दिया, तो ये डेटा इनपुट होगा। अब ये इनपुट होगा तो सबसे पहले कहाँ जाएगा, प्राइमरी मेमोरी में। प्राइमरी मेमोरी या मुख्य मेमोरी कहा जाता है, वहां से ये कहाँ जाएगा, कंट्रोल यूनिट में। अब कंट्रोल यूनिट में ही अगर हम आएंगे तो दो भाग रहते हैं, ALU कहा जाता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, है ना। तो इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट कहा जाता है, जिसमें जो अलग अलग प्रकार के जो है प्रोसेस किए जाएंगे, कार्य किए जाएंगे कंप्यूटर के द्वारा, और द्वितीयक मेमोरी में इसे सेव भी किया जा सकता है। और इसके बाद जो है ये आपको नजर आएगा कहाँ, आउटपुट में प्रोसेस होने के बाद। तो ये जो है सूचना या परिणाम जो है आपको इस तरीके से दिखाई देगा, ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। तो ध्यान रखेंगे इस तरीके से कुछ प्रोसेस चलता है। अब इनपुट डिवाइस यहाँ पर हम देखते हैं, इनपुट डिवाइस क्या कार्य करेगा, तो भाई डेटा या अनुदेश प्रोग्राम को स्वीकार करने का, है ना, एक्सेप्ट करने का, जो भी चीज दी जा रही है उसे एक्सेप्ट करना, और ये क्या करेगा, बाइनरी कोड में बदलना। अब आपको ये चीज पता होगा, हमने डेसिमल सिस्टम पढ़ा है, डेसिमल प्रणाली पढ़ी है ना, जो कि 0 से 9 तक जाती है। वैसे एक बाइनरी प्रणाली है। बाइनरी प्रणाली क्या है, ये 0 और 1 में। तो सारी जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है वो किस पर काम करती है, बाइनरी प्रणाली पर करती है, जो कि 0 1 पर दो ही अंकों पर निर्भर होती है। तो डेसिमल सिस्टम, जो डेसिमल व्यवस्था है, उसको बदला जाता है किसमें, बाइनरी में। और उसके बाद जो है ये कंप्यूटर उसी को, बाइनरी को ही जो है प्रोसेस करता है, बाइनरी में ही कार्य करता है। तो ये बाइनरी कोड में बदलना, बदले हुए कोड को कंप्यूटर सिस्टम में भेजना। तो जो आपका कंप्यूटर सिस्टम में पहुंच रहा है वो किससे पहुंच रहा है, आपका इनपुट डिवाइस के द्वारा। अब ये इनपुट डिवाइस जैसे मैंने बताया, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, है ना, ये सब क्या है, इनपुट डिवाइस है। आपको ध्यान रखना है, पेपर में अक्सर पूछा जाता है ऐसा कि इनपुट डिवाइस कौन से हैं, आउटपुट डिवाइस कौन से हैं, इस तरीके की चीजें पूछी जाती हैं। ठीक, आगे देखते हैं हम, अगला क्या चीज है, स्टोरेज यूनिट। अब स्टोरेज यूनिट हम देखेंगे, भंडारण यूनिट जो है क्या करेगी कि प्रोसेस के लिए दिए गए डेटा या अनुदेश को सुरक्षित रखता है ना। जो भी चीज हमने इनपुट की है तो उसको सेव रखेगा। जो अंतरिम परिणाम है हमारे, जो इंटरिम रिजल्ट्स आए हैं उनको भी सुरक्षित रखता है, और जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसको भी सुरक्षित रखने का कार्य करेगा कौन, तो आपका स्टोरेज यूनिट। तो ध्यान रखेंगे ये जो है प्रमुख कार्य हैं किसके, हमारे भंडारण यूनिट के। ऐसे आपको कार्य भी पूछ सकता है, तो ध्यान रखेंगे प्रोसेस डेटा और अनुदेशों को, इंस्ट्रक्शंस को सेव रखना, उसके बाद अंतरिम या इंटरिम रिजल्ट जो आ रहा है उसको सेव रखना, फाइनल या अंतिम रिजल्ट आ रहा है उसको भी सुरक्षित रखना। आगे देखते हैं हम, मेमोरी में आते हैं। यही भंडारण पढ़ रहे हैं तो मेमोरी आपको पढ़ना जरूरी है। तो मेमोरी जो है दो प्रकार की होती है, प्राइमरी या फिर प्राथमिक बोला जाता है, सेकेंडरी या ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है, प्राथमिक और द्वितीयक मेमोरी। इसको हम जो है मुख्य मेमोरी भी कहते हैं या मेन मेमोरी भी कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर देखें, कैश, ये सब ध्यान रखेंगे नाम, कैश, रोम, रैम। यहाँ पर क्या मिल रहा है हमको, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, हार्ड डिस्क या फ्लॉपी। ये सारे उदाहरण किसके हो जाएंगे, हमारे सेकेंडरी या ऑक्सिलरी मेमोरी के। ठीक, तो ये ध्यान रखना है आपको, कैश, रोम और रैम ये सब क्या है, इनके बारे में। अब मेमोरी के बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं प्राइमरी मेमोरी के बारे में।
अब प्राइमरी मेमोरी नाम से समझ में आ रहा है, प्राइमरी या प्राथमिक, सबसे पहले कार्य जो है इसी के होंगे। तो कंप्यूटर सिस्टम में के अंदर में स्थित ये एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है ना। इस मेमोरी की क्षमता कम होती है, मतलब स्टोरेज कैपेसिटी कम होगी लेकिन इसकी स्पीड बहुत तेज होगी, जबकि गति बहुत तेज होती है। अब ये मेमोरी जो है परमानेंट नहीं है, ध्यान रखेंगे, प्राइमरी मेमोरी परमानेंट नहीं है, इसमें रोम थोड़ा बहुत परमानेंट होगा, आगे हम समझेंगे। ये क्या है, अस्थायी या वोलेटाइल मेमोरी है ना। उदाहरण के लिए देखेंगे कैश, रोम, रैम, ये सारे इसी के उदाहरण हैं। वहीं हम देखेंगे रजिस्टर तथा कैश, ये सब क्या है, माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू में भी होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ उदाहरण हैं। रजिस्टर तथा कैश जो है किसमें, माइक्रो प्रोसेसर और सीपीयू में भी मिल रहे हैं हमको। रैम और रोम जो है ये मदरबोर्ड में होते हैं। तो हमने पहले देख लिए क्या, प्राइमरी मेमोरी, उसके उदाहरण देख लिए। रजिस्टर और कैश जो है ये इन दोनों में रहते हैं। रैम और रोम कहाँ रहते हैं, तो मदरबोर्ड में, और इसे मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है। अब यहाँ समझ लेते हैं मदरबोर्ड क्या है। तो मदरबोर्ड एक तरीके का चिप पैनल रहता है। आप जब भी कंप्यूटर के जो ये मॉनिटर रह गया, मॉनिटर के बगल में जो ये डब्बा रहता है, इसमें जो है मेन जो बोर्ड रहता है, चिप बोर्ड, मदरबोर्ड रहता है। इसमें अलग अलग जो है ऐसे इस तरीके के खांचे बने रहेंगे और इसी में जो है सारे डिवाइस जो है फिट होते हैं, और इसी के माध्यम से जो है सारी, मतलब ये आधार है, नाम भी दिया है इसका मदरबोर्ड, इसीलिए सारी चीज जो है इसी में अटैच रहती है। तो रैम और रोम जो है मदरबोर्ड में भी, कैश भी जो है उसी में हमको मिलेगा, और इसे मुख्य मेमोरी भी कहते हैं। मैंने पहले भी बताया, मेन मेमोरी भी कहा जाता है किसे, प्राइमरी मेमोरी को। ठीक, आगे देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी अगर देखा जाए तो ये क्या है, एक तरीके की स्थायी मेमोरी है या नॉन वोलेटाइल। तो भाई जैसे आपके पास हार्ड डिस्क रहती है अलग से, जिसमें आप डेटा ले जाते हैं, पेन ड्राइव हो गई, या फिर आपका कंप्यूटर में ही हार्ड डिस्क भी रहता है, आपके मोबाइल में भी कितना स्टोरेज है हम देखते हैं। तो ये सारा जो जीबी या एमबी में इस तरीके का डेटा मिलता है, ये सब क्या है, आपका स्थायी है ना, नॉन वोलेटाइल है। इसे सहायक मेमोरी भी कहा जाता है। तो प्रोसेसिंग के पहले कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा डेटा सहायक मेमोरी से मुख्य मेमोरी में लाया जाता है। उदाहरण के लिए हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम सपोज जैसे हमारा कंप्यूटर है जिसमें विंडोज चलता है ना, विंडोज माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हम जो इंस्टॉल करते हैं उसके अनुदेश, इंस्ट्रक्शन, ये सब कहाँ सेव होते हैं, तो ये आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में सेव होते हैं। अब ये जब सेव हो गए हैं और जब प्रोसेसिंग चल रही है, तब क्या करेगा, ये डेटा सहायक मेमोरी से मुख्य मेमोरी में लाता है कंप्यूटर, और इसकी भंडारण क्षमता बहुत अधिक होती है लेकिन स्पीड कम होती है। ये चीज ध्यान रखेंगे। मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, हार्ड डिस्क, है ना, फ्लॉपी, पेन ड्राइव, ये सब उदाहरण है किसके, सेकेंडरी मेमोरी। अब यहाँ पर आप देखोगे ये कुछ डायग्राम है कि किस तरीके से कार्य होता है। तो ये हमारा मेन सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सारा कंप्यूटर का दिमाग, दिल यही है, यहीं पर सारा काम होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सहायक मेमोरी में जो डेटा रहेगा उसको लाया जाएगा कहाँ, रैम में। रैम से डेटा आएगा कैश मेमोरी में, कुछ डेटा कैश मेमोरी में आएगा, और वो कहाँ, वहाँ से उसको रजिस्टर में आएगा कुछ, और उसके बाद इसे प्रोसेस किया जाएगा। ठीक, रोम में कुछ पहले से ही प्रोग्राम बने रहते हैं, पहले से ही कुछ प्रोग्राम अनुदेश स्टोर्ड रहते हैं, और वो कभी ना डिलीट किए जा सकते, ना कभी वो जो है स्टोर किए जा सकते हैं। तो रोम में जो डेटा होगा, ये रोम है, ROM है ना, जो डेटा होगा वो कैश मेमोरी में आता है और उसे ही प्रोसेस किया जाता है। रजिस्टर जो है सीपीयू से लग कर रहता है। हमने देखे थे कैश और रजिस्टर कहाँ, सीपीयू से लगे रहते हैं। ठीक, आगे इसके बारे में और पढ़ेंगे हम, देखते हैं। रजिस्टर से चालू करते हैं। तो रजिस्टर क्या है, यह सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर के साथ निर्मित अत्यंत तीव्र गति वाली प्राइमरी मेमोरी है। ठीक, तो उसी के साथ अटैच रहती है। सीपीयू की कार्यकारी मेमोरी भी कहा जाता है इसे, है ना, वर्किंग मेमोरी जो है ये सीपीयू की यही है। सीपीयू रजिस्टर में स्थित डेटा को ही प्रोसेस कर पाता है। तो सीपीयू में हमने देखा जो सहायक मेमोरी से डेटा आ रहा था तो उसे प्रोसेस कर रहा है, तो रजिस्टर में जो डेटा रहेगा उसे ही ये प्रोसेस करेगा। डेटा तथा अनुदेशों को प्रोसेसिंग से पहले रजिस्टर में स्थानांतरित किया जाता है। बताया था मैंने, सहायक मेमोरी से रजिस्टर तक आ रहा है ना। रजिस्टर मेमोरी का एक्सेस टाइम 1 से 2 नैनो सेकेंड है। समझो ये चीज कितना फास्ट काम हो रहा है।
1 से 2 नैनो सेकेंड होता है रजिस्टर मेमोरी में जो है एक्सेस टाइम जो है, जो पूरा प्रोसेस हो रहा है उसका 1 से 2 नैनो सेकेंड है। अब यहाँ देखते हैं हम कैश मेमोरी के बारे में। कैश मेमोरी जो है सीधे सीपीयू से जुड़ा होता है। पीछे हमने डायग्राम में देख चुके हैं ऑलरेडी, लगे तो पीछे करके आप देख सकते हैं। कैश मेमोरी से सीपीयू तक डेटा ले जाने के लिए कंप्यूटर मदरबोर्ड में स्थित जो आपका सिस्टम बस रहता है, सिस्टम बस मतलब एक तरीके के तार रहते हैं, अलग अलग तार रहते हैं जो कंप्यूटर को जोड़ते हैं। तो इस सिस्टम बस का उपयोग नहीं करना पड़ता है ना। तो अगर तार के थ्रू डेटा ट्रांसफर होगा तो वो डिले होगा, देर होगी। तो इस कारण से हम देख रहे हैं कैश मेमोरी से जो है सीपीयू तक डेटा ले जाने के लिए मदरबोर्ड के सिस्टम बस का इस्तेमाल नहीं किया जाता, और इसीलिए कैश मेमोरी में जो है एक प्राथमिक मेमोरी है, ये वॉलेटाइल होगी, तो फटाक से डेटा लाना है, इसलिए सीपीयू से ही सीधा जुड़ा रहता है। डेटा ट्रांसफर की गति तेज होती है, समझे। फिर यह मुख्य मेमोरी और सीपीयू के बीच अस्थायी रूप से हाई स्टोरेज एरिया का कार्य करते हैं, है ना। तो अस्थायी रूप से हाई स्पीड में जो है स्टोरेज अगर चाहिए तो कौन दिला रहा है, कैश दिला रहे हैं मुख्य मेमोरी के साथ मिल करके। ठीक, आगे देखें, जिसे प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि हो जाती है। तो कैश के कारण जो है आपकी प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ जाएगी। वांछित सूचनाओं के लिए सबसे पहले जो है कैश मेमोरी की तलाश करता है। तो जो भी इंफॉर्मेशन जो एकदम जो कंपलसरी है किसके लिए, सीपीयू के लिए, तो सबसे पहले वो कहाँ जाएगा, कैश में जाएगा। और कैश में नहीं मिलती है तो वो रोम या रैम में खोज करता है। सबसे पहली इंफॉर्मेशन कहाँ कलेक्ट करने जाता है सीपीयू, आपका कैश में। ठीक, कैश मेमोरी सीपीयू तथा मुख्य मेमोरी के बीच गति भेद को दूर करने के लिए क्या करती है, बफर का भी काम करती है। तो ध्यान रखेंगे, बफर का भी काम कर रही है, जो जिससे जो फटाक से कुछ डेटा चाहिए तो वहीं से मिल जाए। तो इस तरीके से आप देखोगे कैश मेमोरी की जानकारी है ना, ये सीपीयू से ही अटैच रहती है। अत्यंत तीव्र गति से इसमें से जो है डेटा ट्रांसफर होता है, और वांछित या अनिवार्य जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, इंस्ट्रक्शन चाहिए, उसके लिए जो है सीपीयू सबसे पहले यहीं जाता है। आगे आते हैं RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी। आप सबने जो अभी मोबाइल भी खरीद रहे हैं तो रैम कितना जीबी है, कंप्यूटर में भी देखते हैं रैम क्या है। तो बेसिकली रैम अगर कंप्यूटर में जाएंगे तो ऐसे स्लॉट में बनी कुछ मेमोरी रहती है ना। जितनी ज़्यादा ये होगी उतनी ज़्यादा जो है आपके कंप्यूटर की प्रोसेसिंग फास्ट होगी, है ना। क्योंकि जो भी आपका डेटा परफॉर्म हो रहा है वो उसको परफॉर्म करने के लिए या प्रोसेस होने के लिए जो जगह है वो मुख्यतः कहाँ पर है, रैम में है। तो यह एक मेमोरी चिप है, मैंने बताया इस तरीके का शेप रहता है। यहाँ से वो जो है इस स्लॉट से अंदर घुसती है, जो मदरबोर्ड पर मेमोरी स्लॉट में स्थापित होती है, बताया अभी, है ना। यह एक अस्थायी प्राथमिक मेमोरी है, मतलब नॉन वोलेटाइल प्राइमरी मेमोरी है ये। ठीक, इसमें डेटा का एक्सेस टाइम डेटा की भौतिक स्थिति पर निर्भर नहीं करता, है ना। तो इसकी गति जो है बहुत ज़्यादा तीव्र होती है। एक्सेस टाइम जो है तो डेटा की भौतिक स्थिति किस तरीके का डेटा है उस पर निर्भर नहीं करता। प्रोसेसिंग के दौरान जो है डेटा निर्देश सहायक मेमोरी के से लिए जाते हैं और रैम में संग्रहित किए जाते हैं। तो भाई जो भी आपकी सहायक मेमोरी में, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का भी मैंने बताया, ये कहाँ स्टोर हो रहा है, आपके जितनी भी उसकी प्रोग्राम फाइल्स हैं सब आपकी हार्ड डिस्क में, और हार्ड डिस्क से जो है उन निर्देशों को सहायक मेमोरी से ला करके कहाँ पर, रैम में जो है संग्रहित किया जाता है जब आपका कंप्यूटर चल रहा है। तो पूरा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अगर बोला जाए मोटा मोटी तो रन कहाँ हो रहा है, हम देखेंगे आपके रैम में। अंतरिम या अंतिम परिणाम को अस्थायी रूप से रैम में स्टोर किया जाता है। फाइनल रिजल्ट को जो है अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर होता है, रैम। फुल फॉर्म याद रखेंगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, फिर रोम आते हैं, रीड ओनली मेमोरी। ये भी ध्यान रखेंगे, प्राइमरी मेमोरी का ही प्रकार है ना, प्राथमिक मेमोरी का ही हिस्सा है। ठीक, ये एक सेमीकंडक्टर मेमोरी चिप होता है जिसमें जो है कुछ कंप्यूटर निर्माता द्वारा मदरबोर्ड में इसको स्थापित किया जाता है। रोम में जो है स्थायी जो है आपका प्राथमिक मेमोरी है। ये अभी तक हमने देखा प्राथमिक मेमोरी क्या हो रहा था, अस्थायी था, नॉन वोलेटाइल था।
है ना। यहाँ पर ये क्या है, नॉन वोलेटाइल है, स्थाई है, मतलब इसमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसे अनुदेश, इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि जो है परमानेंट रहेंगे, ना तो नष्ट होते हैं और ना ही उसे बदला जा सकता है। ठीक, रोम में जो है कंप्यूटर का को स्टार्ट करने के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर स्टोर किए जाते हैं। तो मतलब आपका कंप्यूटर जब चालू हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, तो उससे रिलेटेड जो भी प्रमुख इंफॉर्मेशन है, जानकारियां हैं, वो कहाँ मिलेगी हमको, रीड ओनली मेमोरी में, है ना, रोम में। तो ध्यान रखेंगे ये एक तरीके की प्राइमरी मेमोरी है जो कि क्या है, आपकी स्थाई है, नॉन वोलेटाइल है। ठीक, अब आ जाते हैं सीमॉस। तो ये सीमॉस एक तरीके का सेमीकंडक्टर चिप है। आपके कंप्यूटर में आपने देखा होगा कितने भी दिन बंद रहता है तो भी जो है ये डेट टाइम सही बताते रहता है। तो ये सब क्यों बता रहा है, तो ये सीमॉस के कारण बता रहा है। इसका फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे, पूछ सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर चिप। ध्यान रखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर चिप। तो कंप्यूटर में कुछ सूचनाएं जो हैं तथा सेटिंग्स लगातार परिवर्तित होती रहती हैं। ठीक, कंप्यूटर को अपडेट करना होता है। तो यदि पर्सनल कंप्यूटर को कुछ समय बाद चालू किया जाता है तो भी सही बता रहा है वो चीजें। तो ये सारी चीज हम देख रहे हैं, अपडेट करने पर भी, ये सारी चीजें होने पर भी जो है दिन समय सही बताता है। ऐसी जानकारी जो है सीमॉस मेमोरी में संग्रहित होती है। और ये जो है मेमोरी चिप कंप्यूटर के मदर बोर्ड में स्थापित एक सेमीकंडक्टर मेमोरी है। तो इसको ध्यान रखेंगे। ठीक, इससे आपको ये चीज बिल्कुल पूछता है कई बार, और फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो ध्यान रखेंगे इसके बारे में। आगे देखते हैं और क्या है, सीमॉस के बाद सिस्टम यूनिट। तो हमने देखो चालू किए थे किससे, इनपुट डिवाइस। इनपुट के बाद हम किस में आए, स्टोरेज। स्टोरेज में हमने देख लिया मेमोरी के बारे में, अलग अलग प्रकार की, प्राथमिक, द्वितीयक। अब यहाँ से हम सिस्टम यूनिट में, सिस्टम यूनिट में मैंने बताया था 3 भाग, मदर यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और आपका फाइनल जो चीज था। तो इसको ध्यान रखेंगे कि सिस्टम यूनिट में जो है किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में सिस्टम यूनिट मुख्य हार्डवेयर होता है। अब इसमें अगर देखेंगे इसमें क्या क्या पार्ट हैं, तो पावर सप्लाई यूनिट होगा, मदरबोर्ड होगा, सीपीयू होगा, माइक्रो प्रोसेसर और मेन मेमोरी आदि, ये सब जो इसका मुख्य भाग बनते हैं। ठीक, ये सब हमने वहां जो देखा उसी के और जो है सप्लीमेंट्री चीजें हैं जो रहती हैं कि इसमें सिस्टम यूनिट में। तो सप्लाई यूनिट पावर जहां से आएगा, मदरबोर्ड होगा, सीपीयू उसी में लगा रहेगा, है ना, फिर आपका माइक्रो प्रोसेसर और मेन यूनिट, ये सारा चीज होगा आपका। अब आगे हम देखें मदरबोर्ड। तो कुछ इस प्रकार से मदरबोर्ड दिखाई देता है। ये देखोगे रैम के स्लॉट बने हुए हैं, ये सारे देखोगे आप अलग अलग। ये मेन आपका जो है आईसी बना, इंटीग्रेटेड चिप, है ना, या माइक्रो प्रोसेसर जो बोला जाता है ना। यही हम देखेंगे, ये पूरा का पूरा भाग बनता है आपका क्या, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक, यहाँ पे अलग अलग रजिस्टर भी बने हुए हैं, ये सारी चीजें। तो मदरबोर्ड क्या है, तो कंप्यूटर का एक सर्किट बोर्ड है, मेन सर्किट बोर्ड है। संपूर्ण कंप्यूटर मदरबोर्ड के चारों ओर घूमता है। तो मेन जो है पूरी जान यही है। मदरबोर्ड में आप देखोगे सीपीयू, रैम, रोम, चिप, मेमोरी आदि लगे होते हैं। भविष्य में हार्डवेयर उपकरणों को जोड़ने के लिए मदरबोर्ड पर एक एक्सपांशन स्लॉट भी बना रहता है। ठीक है, उदाहरण अगर देखेंगे तो एक इसमें इनपुट यूनिट होगा, है ना, इनपुट के लिए अलग यूनिट होगा, आउटपुट के लिए हार्ड डिस्क के लिए साउंड कार्ड, सब चीज का इसमें ग्राफिक कार्ड से लेके सारी चीज की जो है जानकारी मदरबोर्ड में, मतलब जानकारी नहीं, मतलब उसमें स्लॉट्स बने रहते हैं। ठीक, अब आते हैं कंप्यूटर बस। बस बोले तो साधारण शब्दों में बोला जाए तो तार। तो मदरबोर्ड पर बने सुचालक सेमीकंडक्टर के कुछ तारों का समूह होता है जो कंप्यूटर के डेटा तथा संकेतों को कंप्यूटर सिस्टम के भीतर ही एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है। कंप्यूटर उसे भाषा में उसे क्या कहते हैं, बस कहते हैं। ठीक, सीपीयू तथा कंप्यूटर सिस्टम के अन्य हार्डवेयर एवं और पेरिफेरल डिवाइस के बीच निर्देशों और सूचनाओं का आदान प्रदान का माध्यम। तो वही चीज हो गई भाई, एक मीडियम चाहिए ना, कोई भी चीज को आपको डेटा ट्रांसफर करना है, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी निर्देश, सूचना ट्रांसफर करना है तो किससे होगी भाई, सीपीयू के माध्यम से। तो अलग अलग प्रकार के तार रहते हैं, ऐसा इनमें स्लॉट बना रहता है ना, ये लगते हैं, या कुछ मदरबोर्ड में ही रहेंगे और कुछ जो है आपके बाहर से लगेंगे।
तो इसमें हम देखेंगे कंप्यूटर के बस दो प्रकार के होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल में अगर देखेंगे तो कुछ डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस जो कि मदरबोर्ड में लगे रहेंगे। एक्सटर्नल या एक्सपांशन में कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, इन सब के भी जो तार हैं तो वो भी क्या एक्सटर्नल या एक्सपांशन बस कहला रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं सीपीयू और आपका माइक्रो प्रोसेसर। ठीक, तो सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर जो है ये मेन हार्ट है ना, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर डिवाइस सीपीयू है। सीपीयू को कंप्यूटर का हृदय या मस्तिष्क भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर के सभी कार्यों को कंट्रोल या नियंत्रित, निर्देशित, डायरेक्शन या समन्वित करने का कार्य करता है। सीपीयू डेटा को निर्देश अनुसार जो है प्रोसेस कर अर्थपूर्ण जानकारी में बदलता है तथा इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण करता है, ट्रांसफॉर्म करता है किसको, इनपुट में, जो भी निर्देश आ रहे हैं उनको बदल करके। ठीक है, आगे देखें सीपीयू के प्रमुख कार्य क्या क्या हैं। तो विभिन्न प्रक्रियाओं के क्रम का निर्धारण करना, जो भी प्रक्रियाएं हो रही हैं उनका क्रम क्या, सबसे पहले अगर ये हो रही तो इसके बाद ये प्रक्रिया होगी, एक क्रम में हो, एक सीरीज में हो। ठीक है, कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों को नियंत्रित करना, जितने भी उपकरण हैं कंप्यूटर में उन सबको कंट्रोल करना। कंप्यूटर हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के बीच में जो है समन्वय स्थापित करना, जो भी हार्डवेयर है और जो आपका इंटरफेस जो सॉफ्टवेयर हमारा बन रहा है उसके बीच में जो है क्या करना, आपका समन्वय या कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करना। इनपुट डेटा को निर्देशानुसार जो है प्रोसेस करना, जैसा डेटा के ऊपर जो है डायरेक्शन दिया जाएगा उसके अनुसार जो इसको क्या करना, प्रोसेस करना। ठीक, आगे देखते हैं यहीं पर हम कि सीपीयू की को हार्डवेयर की दृष्टि से तीन भागों में हम जो है बांट सकते हैं। पहले को बोल रहे हैं हम क्या, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, दूसरा जो आ रहा है हमारा क्या, अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट, और तीसरा है क्या, मेमोरी रजिस्टर। तो ये सब मिलके बनता है क्या, आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या क्या तीन भाग बोला हार्डवेयर के आधार पर, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक यूनिट और लॉजिकल यूनिट और मेमोरी रजिस्टर्स। चलिए, तो इन्हीं के बारे में अब देखेंगे हम। मैं पीडीएफ जो है इसका शेयर कर दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल में, आप वहां से इसे डाउनलोड कर लेंगे, है ना। फिर देखते हैं इसमें कंट्रोल यूनिट। तो सीपीयू का कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रण में रखता है और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच जो है समन्वय स्थापित करता है। ठीक है भाई, यही चीज बात हो रही है पहले से। कंट्रोल यूनिट में सीपीयू द्वारा संपन्न की जा सकने वाले कार्यों की सूची होती है, जिसे क्या कहा जाता है, इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट में जो है जितनी भी इंस्ट्रक्शंस रहेंगे, कार्यों को किस तरीके से करना है। कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र भी कहा जाता है। जिस तरीके से हमारी बॉडी में एक पूरा नाड़ी तंत्र बना हुआ है, सिस्टम बना हुआ है, उसी तरीके से नाड़ी तंत्र किसको कह रहे हैं हम, कंट्रोल यूनिट को। क्लियर है आपको। तो इसके कार्य देख लें अगर क्या, तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस और अन्य हार्डवेयर को नियंत्रित करना, वही चीज जो बोल रहा है। अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट के कार्यों को कंट्रोल करना है। ठीक, फिर मुख्य मेमोरी से डेटा लाना तथा उन्हें तात्कालिक रूप से स्टोर करना। तो जो हमारा ये मदरबोर्ड देखा उसमें हमने देखा कहीं हार्ड डिस्क लगी है, उससे जो है डेटा को लाना और जो है तात्कालिक रूप से स्टोर करना, कार्य करना, ये कार्य भी हो रहा है किसमें, कंट्रोल यूनिट के द्वारा। फंक्शंस बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब आते हैं अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट। तो भाई जो भी अरिथमेटिक और लॉजिकल कार्य होंगे वो कहाँ पर, इन्हीं पर होंगे। तो डेटा प्रोसेसिंग का वास्तविक काम यही है क्या, ALU, आलू। ठीक है, यह डेटा पर कंट्रोल यूनिट से प्राप्त निर्देशों के अनुसार सभी प्रकार के गणितीय तथा कार्यवाहियों को जो है करता है। तो जितना भी आपका गणितीय कार्य होंगे, कैलकुलेशन होगा, जहाँ पे भी आपका तर्क का प्रयोग होगा, लॉजिक का प्रयोग होगा, ये सब किस में हो रहा है, आपका इसी में हो रहा है। इसी कारण इसको दो भाग में बांटा जाता है, अरिथमेटिक यूनिट और लॉजिकल यूनिट, एक गणितीय एक तार्किक। तो यहाँ पर देखेंगे मूलभूत अंक गणितीय गणनाएं होंगी, जैसी जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ये सब होता है। वहीं लॉजिकल यूनिट में हम देखेंगे तार्किक कार्य होंगे, बड़ा, छोटा, बराबर, ऐसे जो हम देखते हैं ये कार्य कहाँ होंगे, लॉजिकल यूनिट में होंगे।
ठीक है, तो ये आपका सेकंड भाग हो गया किसका, सीपीयू का। कंट्रोल यूनिट देख लिए, एएलयू देख लिए। अब इसके बाद आते हैं हम मेमोरी रजिस्टर। तो यहाँ देखेंगे यह उच्च गति वाला इलेक्ट्रॉनिक चिप मेमोरी है जो सीपीयू के एक भाग में होता है। पीछे हम देख चुके हैं सीपीयू का ये क्या है, वर्किंग मेमोरी भाग है ना। ठीक, फिर जितनी भी वर्किंग हो रही है इसी में हो रही है। सीपीयू वर्तमान में उपयोग कर रहे डेटा, प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन, अंतरिम परिणामों को कहाँ स्टोर कर रहा है, रजिस्टर में स्टोर करके रखता है। जितने भी ऐसी इंफॉर्मेशन होगी उसको ये रजिस्टर में स्टोर करके रखता है, जो उसको कोई भी चीज़ परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी है, कोई भी कार्य जो है करने के लिए ज़रूरी है प्रोग्राम। ठीक, चलिए आगे देखते हैं बायोस, BIOUS फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो जब भी आप कंप्यूटर चालू करते हैं तो ब्लैक स्क्रीन में कई नंबर लिख कर आते हैं, तो ये बेसिकली क्या है, यही है बायोस सिस्टम, है ना। तो बायोस क्या है, तो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है और मदरबोर्ड निर्माता कंपनी द्वारा स्थायी रोम चिप में, ध्यान आ रहा है, मैं बोला था रोम में क्या रहता है, पीछे अभी पढ़े, तो रोम में जो है कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए कुछ प्रोग्राम बने रहते हैं, तो रोम मेमोरी चिप में स्टोर कर कंप्यूटर मदरबोर्ड पर स्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, फिर जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है तो बस सबसे पहले बायोस सॉफ्टवेयर चलता है, वही जो ब्लैक स्क्रीन में आपको दिखाई देता है। बायोस कंप्यूटर से जुड़े हार्डवेयर की जानकारी प्राप्त करता है, जिसे पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पोस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो इनसे बायोस के द्वारा जो है कंप्यूटर में जितने भी हार्डवेयर जुड़े हुए हैं इसकी जानकारी मिल रही है किसको, सीपीयू को। और बायोस में स्थित बूट स्ट्रैप लोडर प्रोग्राम, ये ध्यान रखेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की जांच कर इसे मुख्य मेमोरी में डालने का आदेश देता है। तो मैंने जैसे बताया कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कहाँ, सहायक मेमोरी में है। अब ये एक प्रोग्राम होता है जिसको बोला जाता है बूट स्ट्रैप लोडर, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की जांच करता है और उसको फिर जो है मुख्य मेमोरी में लेकर आता है, प्राइमरी मेमोरी में, रैम में लेकर आता है। तो ध्यान रखेंगे बायोस के प्रमुख कार्य क्या क्या हैं, है ना। तो कंप्यूटर स्टार्ट जब होता है उस समय जो इसका मेन रोल रहता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का। ठीक, तो इसे बिल्कुल ध्यान रखेंगे क्या है बायोस। आगे आते हैं हम आउटपुट डिवाइस के बारे में देखते हैं। आउटपुट डिवाइस समझ में आ रहा है, जब प्रोसेस हो गई चीज़ें तो आपको दर्शाई जा रही हैं, तो प्रोसेसर से प्राप्त परिणाम जो है ये बाइनरी में रहते हैं। ठीक, मैंने बताया था सारा डिजिटल माध्यम में 0 और 1 में कार्य हो रहा है, तो उन्हें जो है आउटपुट इंटरफेस द्वारा सामान्य संकेतों में परिवर्तित किया जाता है, जो भी आपको दिखाई दे। तो आउटपुट डिवाइस क्या कार्य करेगा, सीपीयू से परिणाम प्राप्त करेगा। ठीक है भाई, प्राप्त परिणामों को जो है मानव द्वारा समझने वाले संकेतों में बदलता है। तो मतलब 0 और 1 से वो बदलेगा जिसे मानव समझे, 0 और 1 को कंप्यूटर समझ रहा है। फिर परिणाम के परिवर्तित संकेतों को उपयोगकर्ता तक पहुंचाना। उदाहरण आप देखोगे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, फिर स्क्रीन इमेज, प्रोजेक्टर, कार्ड रीडर, ये भी आप देख रहे हैं जिसमें स्क्रीन में, तो ये भी एक तरीके का क्या है, आउटपुट डिवाइस है। ठीक, सीपीयू को की गति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सीपीयू की गति जो है किस तरीके से प्रभावित हो सकती है। अब सीपीयू की गति जितनी फास्ट होगी उतनी अच्छी जो आपकी प्रोसेसिंग होगी और उतना अच्छा आपका कंप्यूटर होगा। तो सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर की कार्य क्षमता, है ना, एक क्षमता है, कार्य क्षमता को 1 सेकंड में संपादित किया जा सकने वाला अनुदेशों की संख्या के आधार पर मापा जाता है। ठीक, और सीपीयू 1 सेकंड में लाखों अनुदेश बोले तो इंस्ट्रक्शन संपादित करता है। तो 1 सेकंड में कई सारे जो अनुदेश संपादित होते हैं। तो जब इसकी 2 स्पीड बताई जाती है सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर की, MIPS या BIPS। अगर मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, मिलियन मतलब हो जाता है आपका 10 लाख, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड या बिलियन इंस्ट्रक्शन आपके पर सेकंड के आधार पर मापा जाता है। तो इसे ध्यान रखेंगे आप फुल फॉर्म को। आगे देखते हैं इसी में क्या है, तो सीपीयू की गति को प्रभावित करने वाले कारक। अब ये लाइन से कारक है, देख लेते हैं। एक तो कंप्यूटर में घड़ी लगी रहती है ना, कंप्यूटर क्लॉक कहा जाता है इसको।
तो या फिर सिस्टम क्लॉक, और ये गति सामान्यतः जो है मेगाहर्ट्ज में या गीगाहर्ट्ज में होती है, और जितनी ज़्यादा होगी उतना तेज जो है आपका कंप्यूटर होगा। कंप्यूटर क्लॉक ध्यान रखेंगे। रजिस्टर मेमोरी पढ़े थे, कंप्यूटर सीपीयू से लगी हुई रहती, पीछे देखे थे, तो सीपीयू में रजिस्टर की संख्या और आकार जितनी अधिक होगी उतनी ज़्यादा जो है प्रोसेसिंग फास्ट होगी, किसकी? कंप्यूटर की। तो 2 पॉइंट हो गए, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, और पूछ सकता है ऐसा। फिर ये बोल रहा है क्या? शरत पारस या फिर वर्ड प्रोसेसर, तो या वर्ड प्रोसेसिंग। तो देखेंगे जनरली जो है आपका शब्द या वर्ड की लंबाई बिट में होती है, तो ये कितने बिट हो सकती है आप सबको हम लोग वो एक देख लेंगे, बिट, बाइट, जिस तरह की यूनिट होंगी वो सारे के बारे में देख लेंगे। तो 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट या 64 बिट तक हो सकती है। 64 बिट जो वर्ड प्रोसेसिंग होगी, इसका मतलब सीपीयू एक साथ जो है 64 बिट का डेटा प्रोसेस कर सकता है ना। तो ध्यान रखेंगे ये क्या है, जितना ज़्यादा होगा उतना फास्ट होगा कंप्यूटर। कैश मेमोरी, इसका आकार बड़ा होगा उतनी तेज गति होगी। सिस्टम बस, तो सिस्टम बस जो रहता है मदरबोर्ड का एक पार्ट से दूसरे पार्ट को कनेक्ट करता है, जैसे मैंने बताया था पीछे, ऐसा डायग्राम बनाकर यहाँ पर ऐसे स्लॉट लगे रहते हैं, इसमें तार रहते हैं, ऐसे 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 तार बने रहते हैं इसके अंदर, और ये अपने आप में एक मोटा ऐसा पट्टे जैसा दिखाई देता है। तो ये जो है आपका सिस्टम बस की चौड़ाई 32 बिट है, तो इसका अर्थ है कि कंप्यूटर जो है बस 32 तार होगा, इसका मतलब यहाँ एक साथ 32 तार होंगे, और इससे जो है ये प्रोसेसर एक साथ जो है 32 बिट का डेटा का आदान प्रदान कर सकता है। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे। इस तरीके से सिस्टम बस भी जो है कंप्यूटर की गति निर्धारित करती है। ठीक, आगे देखते हैं क्या, पैरेलल गणना या फिर पैरेलल कैलकुलेशन। तो कंप्यूटर में जो है आजकल आपने देखा होगा कि जितना ज़्यादा पैरेलली कई सारे जो है गणनाएं हो सके समानांतर, उतना फास्ट जो है आपका कंप्यूटर होगा। तो जो आपका माइक्रो प्रोसेसर होगा उसमें कभी लिखा रहता है डुअल कोर, मल्टी कोर प्रोसेसर, एक साथ जो है दो या अधिक प्रोसेसर एक ही चिप में बनाए जाते हैं, है ना, और इससे जो है पैरेलल प्रोसेसिंग की जाती है। तो डुअल कोर, मल्टी कोर, इस तरीके से जो आपने सुना होगा। और इसके अलावा जो है सीपीयू और अन्य उपकरणों के बीच में भी जो है समन्वय किस तरीके से किया जा रहा है, ये भी निर्धारित करता है क्या, आपका कंप्यूटर की गति। तो ये आपको अगर पूछ लिया जाए कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो आपको ये भी पता रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कि कार्य क्षमता कैसे बढ़ती, कंप्यूटर सिस्टम के कार्य क्षमता का माप कैसे होता है। तो इसमें कुछ है, पहला तो शब्द दिखाई दे रहा है कि सिस्टम की कार्य क्षमता का माप कैसे होगा, है ना। तो ये जो है मेजर ऑफ द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, तो यहाँ पर इसे कहा गया थ्रूपुट, है ना, थ्रूपुट कहा जाता है। थ्रूपुट में तो प्रति इकाई समय में कंप्यूटर द्वारा संपादित किए गए उपयोगी प्रोसेसिंग की संख्या को क्या कहा जाता है, थ्रूपुट कहा जाता है। तो हर यूनिट टाइम में जो कंप्यूटर कोई भी आपका प्रोसेसिंग कर रहा है उसे क्या कहा जाएगा, आपका थ्रूपुट कहा जाएगा। ठीक, रिस्पांस टाइम, तो कंप्यूटर को प्रोसेसिंग के लिए कार्य दिए जाने तथा सीपीयू द्वारा उस कार्य को संपादित करने के लिए की गई पहली प्रक्रिया के बीच का समय रिस्पांस टाइम। आपने कुछ चीज़ एंटर किया और कितने फास्ट रिप्लाई आ रहा है ना, कि तो उस चीज़ को क्या कहा जाएगा, रिस्पांस टाइम कहा जाएगा। ठीक, टर्न अराउंड टाइम, कंप्यूटर को प्रोसेसिंग के लिए दिए जाने तथा कंप्यूटर द्वारा उसे पूरा कर अंतिम परिणाम देने के बीच का समय टर्न अराउंड टाइम कहलाता है। मतलब पहले तो मैंने मान लो कुछ चीज़ डेटा डाला कि मेरे को ये कैलकुलेशन चाहिए, तो उसमें कुछ कंप्यूटर रिप्लाई कर रहा है, क्या करना है आपको, प्लस करना है, माइनस करना है, तो ये क्या हो जाएगा। या फिर आप सपोज उदाहरण के लिए आप गए एटीएम मशीन में, भी एटीएम मशीन में आपने जैसे ही डाला अपना वो पिन पूछा, अब पिन के बाद अगला जो चीज़ सामने आएगा, तो अगला चीज़ मान लो बोल रहा है कि आप इतना कितना पैसा निकालने चाहते हो वो एंटर करो, तो वो जो आ रहा है तो वो आ रहा है रिस्पांस टाइम। और आपका पूरा ट्रांजैक्शन में जो प्रोसेस लग जा रहा है उसको क्या बोल सकते हैं हम, टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, चलो तो यहाँ पर ये हो गया। अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है भाई, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस या फिर उपरोक्त तीनों कार्य करता है कंप्यूटर।
है ना। फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मुख्य घटक क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मुख्य घटक आप अगर देखोगे कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और आपका प्राइमरी मेमोरी, या फिर हम इसे कह सकते हैं मेमोरी रजिस्टर। तो ये हम देखेंगे तो मुख्य घटक सारे हो जाएंगे उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे देखते हैं हम इसी में कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कह रहे हैं हम? सीपीयू को कहते हैं। ठीक, फिर आगे देखते हैं कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू क्या है? तो एरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट है। ठीक, आगे देखते हैं और क्या है? सीपीयू का पूरा फुल फॉर्म क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ठीक, आगे देखते हैं सीपीयू का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रोग्राम अनुदेश पर अमल करना, डेटा जानकारी भावी प्रयोग हेतु स्टोर करना, डेटा और जानकारी को प्रोसेस करना। तो ये चीज नहीं है, ये दोनों कार्य दिख रहे हैं, तो ये आंसर होगा ए और सी। ठीक, आगे देखेंगे कंप्यूटर के सभी तार्किक तथा अंकगणितीय परिकल्पना किसमें होती है? तो ये किसमें होती है? आपका नियंत्रक यूनिट या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा, क्योंकि इसमें हमको वो नहीं दिख रहा है एएलयू, लेकिन वो सीपीयू का ही भाग है, तो इसी में होगा। ठीक, आगे देखते हैं मदरबोर्ड क्या है? तो कंप्यूटर सर्किट बोर्ड जिसमें पेरिफेरल डिवाइस होते हैं, वह जो सीपीयू चिप है, सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं, तो हम यही लेंगे, है ना। ये सिर्फ पेरिफेरल डिवाइस नहीं होता है, सारे सीपीयू और अन्य सारे चिप लगे रहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं बायोस का फुल फॉर्म क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। ठीक, आगे और क्या है? रोम का रीड ओनली मेमोरी। ठीक, तो यहाँ पे जो है हमारे क्वेश्चन और आंसर के साथ जो है हमने तीसरा लेक्चर कर लिया है। इसकी पीडीएफ अगर किसी को चाहिए तो कमेंट करके बताएंगे, तो मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल में। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक के वीडियो को शेयर करिए। हॉस्टल वार्डन या कोई भी व्यापम की परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है ये। और इसके अलावा वापस फिर से मैं अनाउंसमेंट कर दे रहा हूँ कि भारी डिस्काउंट चल रहा है एप्लीकेशन में। जिस किसी को भी कोर्स परचेस करना है तो मात्र 1000 रुपये में आपको सारे कोर्स मिल जाएंगे जो भी आप करना चाह रहे हैं। तो आप आज ही डाउनलोड करिए ऐप और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।